हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज़ और ये वीडियो इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको दो इम्पॉर्टेंट फ़ायदे होंगे। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में से, पर्टिकुलर यूनिट में से एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपका फ़ायदा ये होगा कि एक पर्टिकुलर यूनिट की आप बहुत ही जल्दी रिवीजन हो जाएगी, एक कम टाइम में रिवीजन हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी मिलेगी जहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अदर नेम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ दूसरा नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, वो हमारे पास है इनकम थ्योरी। नाउ फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अदर नेम फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा क्या है। इसको हम इनकम थ्योरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करता है रिलेटिव लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों पे ये स्टडी करता है, इसलिए इसको कहते हैं हम इनकम थ्योरी। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ हम जानते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, वो है एडम स्मिथ। ओके, नाउ जो हमारे पास फादर है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है जेम केन्स। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज। नाउ जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया का, ये कब से कब तक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, बट बिना देखे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। हमने स्टेटमेंट्स देखनी है और इनमें से आइडेंटिफाई करना है राइट वन क्या है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, इनकम जनरेटेड बाय नेशनल्स ऑफ कंट्री आउटसाइड द कंट्री इज टेकन इनटू द अकाउंट। नाउ सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी होता है तमाम वो इनकम जो जनरेट हुई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया कंट्री। ठीक है, चाहे वो फॉरेनर्स ने जनरेट की हुई हो या अपने लोगों ने जनरेट की है। ठीक है, जो पहली स्टेटमेंट कहती है कि कैलकुलेटिंग जीडीपी, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री टेकन इनटू द कंसिडरेशन। ठीक है, तो जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने एक कंट्री में, जैसे इंडिया में अगर उन्होंने इनकम जनरेट की है, क्या उसको हम जीडीपी में लेंगे? तो डेफिनेटली हम उसको लेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ अगर इन स्टेटमेंट्स को देखोगे आप, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपस में अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अगर पहली वाली करेक्ट है तो सेकंड वाली करेक्ट नहीं होगी। क्यों? सेकंड वाली क्या कहती है, while calculating GDP, income generated by nationals of the country outside the country is taken into the account. Now जो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो नेशनल्स हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, क्या हम उनकी इनकम कैलकुलेट करेंगे? नहीं कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज उनकी इनकम किस जीडीपी में कैलकुलेट होगी? अमेरिका के ही जीडीपी में कैलकुलेट होगी। जैसे फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे उनकी कैलकुलेट होगी, और यहाँ के बाहर रहेंगे तो वहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट होगी, नेशनल इनकम नहीं, बल्कि हम सिर्फ जीडीपी की बात कर रहे हैं। ओके, सो हियर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओनली वन, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो बिल्कुल नेशनल इनकम मॉनेटरी वैल्यू है तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू। नो, जो टोटल वैल्यू होती है, ग्रॉस वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू होती है उसमें से जो हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, मीन्स जो हमारे पास खर्चे आते हैं, वेयर एंड टियर ऑफ मशीन्स होता है, ठीक है, तो उससे हमारे पास नेट वैल्यू बनती है। ठीक है, नेट वैल्यू को आप सिंपल में बोलोगे नगद वैल्यू। ठीक है, तो यह बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नेट वैल्यू ऑफ जीडीपी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द जीडीपी इज। नाउ जब आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ठीक है, तो जो ग्रॉस है ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा,
नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक है, तो ये बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जीएनपी। ठीक है, जीएनपी इज इक्वल टू प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से हम किसको प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ताकि ये जीएनपी बन जाए। ठीक है, नाउ जीएनपी, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए डोमेस्टिक बनाना है हमने। ठीक है, जी सेम है, इसका मतलब ना पहला वाला आएगा ना सेकंड वाला आएगा, बिकॉज इनको जो फर्स्ट टर्म है वो एन है, तो नेशनल लेवल पर नहीं है बल्कि ये ग्रॉस है, नेट नहीं है बल्कि ग्रॉस है। लास्ट पे बचता हम ये जीडीपी। नाउ जीडीपी इसको जब हम प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बनेगा हमारे पास जीएनपी। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। हमने ट्रू वैल्यू को, ट्रू स्टेटमेंट को चूज करना है। While calculating GNP, income generated by foreigners in a country is taken into the consideration. ठीक है, while calculating GNP, income generated by nationals of the country outside the country is taken into the consideration. Now देखिए अभी हमने पढ़ा था GDP, सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे है GDP की जगह पे GNP। अब देखिए जैसे वहाँ पे थी अपोजिट दोनों स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब देखिए GDP और जीएनपी में फ़र्क क्या है कि जीडीपी में हम क्या करते हैं, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो वो जीएनपी बन जाता है। ठीक है, मतलब जो लोग, जैसे इंडिया की हम बात करेंगे, जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जब हम उनकी जो इनकम है, ठीक है, उसको भी कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी क्या बनेगा, जीएनपी बनेगा। ठीक, इसका मतलब जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में रह रहे हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, वो जहाँ के हैं वो वही कंसिडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमेरिकन यहाँ पे है तो उनकी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि वो अमेरिकन में ही कंसिडर किया जाएगा। और हमारे जो बाहर होंगे, ठीक है, तो दैट इज जिसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे लोग बाहर रह रहे होंगे, ठीक है, तो उसकी हम जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे। सो हियर सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है। ठीक है, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी। जब हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं, निकाल देते हैं जीएनपी में से, जो नेट वैल्यू है वो क्या बन जाती है, तो वो हमारे पास क्या बनता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, बिकॉज जी हमने निकाल दिया और इसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दिया, जब ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं वो बनता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा इसको। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ इनकम जो अर्न करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री के। अब हमने बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें हमने सेलेक्ट करना है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड नॉर्मल रेजिडेंट को समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री कैन बी डिफाइंड एज पर्सन हु ऑर्डिनरली रिजाइड इन ए कंट्री, जो कि उस कंट्री में रह रहा हो। ओके, और दूसरा क्या है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट के सबसे 2 इंपॉर्टेंट आपने कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने, एक ये है कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री में रहना चाहिए, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब जो उसकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, अर्निंग, स्पेंडिंग, अकोमोडेशन जो भी है, वो सारी वही कंट्री में होना चाहिए उसका। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। मैंने यहाँ पे बताया है, इनको अच्छे से आप पढ़िएगा। फर्स्ट बताया मैंने, अ पर्सन लिविंग इन द कंट्री फॉर हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट। एक तो जो यहीं के लोग हैं, यहीं पे कमा रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं, वो तो है ही है नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया जो चाहे वो इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूट हो, ठीक, वो दोनों के लिए आ जाता है। उसके बाद कुछ लोग जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है वो हमारे पास आते हैं फॉरेनर्स एंड विजिटर्स। जैसे यहाँ हमारी कंट्री में फॉरेनर्स आएंगे तो उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पर्सन या इंस्टीट्यूट जो एक कंट्री में एक या एक से ज़्यादा ईयर्स रह रहा हो, ठीक है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं हो यहाँ पे फिर वो नहीं आएगा, बट अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई कर रहा है तब उसको भी हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ऑफिशियल डिप्लोमेट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस
अगर वो कहीं बाहर होंगे, जैसे एम्बेसी, इंडियन की एम्बेसीज बाहर हैं, तो वो इंडियन के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं। या हमारा कोई वर्ल्ड बैंक में काम करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम करेगा, तो उस पर्टिकुलर कंट्री के वो रेजिडेंट नहीं होंगे, बल्कि जहाँ के वो हैं वहीं के वो नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, या हमारे पास होते हैं मेंबर ऑफ जो वेसल्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, ठीक है, उनके। नाउ हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या था, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, तो बिल्कुल ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। फॉरेन एम्प्लॉयज ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइज वर्किंग टेम्पोरेरली इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो एंटरप्राइज टेम्परेरी यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं और जितना भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो अपनी कंट्री भेज रहे हैं, उनको भी हम क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। उसके बाद जो फॉरेनर्स रिजाइड कर रहे हैं कंट्री में एक से ज़्यादा साल और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाइक कर रहा है, तो वो डेफिनेटली नॉर्मल रेजिडेंट होगा उस पर्टिकुलर कंट्री का। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। नाउ नेशनल इनकम जो एडजस्टेड होती है इन्फ्लेशन के लिए, मतलब जो कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करती है, उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। पर कैपिटा इनकम नहीं होता है, ठीक है, आप जानते हो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, अब हमने ये तीन चीज़ें देखी हैं, क्या नॉमिनल नेशनल इनकम होती है, इन्फ्लेशन रेट होता है, या रियल नेशनल इनकम होती है। तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले नॉमिनल नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है। यह नेशनल इनकम होती है जिसको करंट ईयर प्राइस, ठीक है, मतलब अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं 2019 की, तो 2019 में जो प्राइस है उसी को हम बेस लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक, उसके बाद रियल नेशनल इनकम होता है। रियल नेशनल इनकम क्या होती है, इसमें हम एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मानते हैं, ठीक है, उसके बेस पे हम इस नेशनल इनकम को या जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो बेस ईयर है वो है 2011 एंड 12, तो ऑन द बेसिस ऑफ 2011 एंड 12 हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, ओके, और उसको हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम। ओके, अब ये रियल नेशनल इनकम क्यों है, बिकॉज ये कंसिडर करता है इन्फ्लेशन को भी। ठीक है, जैसे 2012 से आज तक कितनी प्राइसेस चेंज हुई, किस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, उन सब चीज़ों को, चाहे इन्फ्लेशन आए या डिफ्लेशन आए, उन सब चीज़ को कंसिडर करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम। सो हियर जो इन्फ्लेशन को कंसिडर करता है वो आएगा हमारे पास रियल नेशनल इनकम। ठीक है, अब इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट होता है कि किस रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल जीडीपी, क्या ऐसा होता है। अब देखिए नॉमिनल जीडीपी है करंट प्राइसेस का, जैसे आज प्राइसेस है, और 2012 की बात करो आप। नाउ जो प्राइसेस 2012 में थी वो आज 2020 में बिल्कुल भी नहीं है, लगभग हर एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज हुई है। ठीक है, और आज की जो प्रोडक्शन है जब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जीडीपी काफ़ी हाई आएगा। ठीक है, हो गया, तो हमें ये स्टेटमेंट अभी ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट मे भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, पहले हम इसको ऐसे रखेंगे, सबसे पहले इसको हम निगलेक्ट करेंगे, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट हमारा है वो है नॉमिनल जीडीपी मे बी लेस देन रियल जीडीपी। देखिए नॉमिनल जीडीपी मे बी, ठीक है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ये थर्ड स्टेटमेंट कहती है। अब देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेट अस सपोज दैट 2012 की हम बात करें, उसके बाद कंटिन्यूसली डिफ्लेशन आया। ठीक है, जब डिफ्लेशन आएगा तो प्राइसेस बहुत डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक, तो जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी तो जो नॉमिनल जो रियल जीडीपी है, जो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ 2012 प्राइसेस पे कैलकुलेट किया था, तो वो डेफिनेटली ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू आज। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट भी गलत है कि ऑलवेज ग्रेटर नहीं होता है, ये उसी समय ग्रेटर होता है जब इन्फ्लेशन हो। ठीक है, जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही हूँ, अगर प्राइसेस डिक्रीज हुई हूँ तो उस केस में हमारे पास जो रियल जीडीपी होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीएनपी ऑफ एन इकोनॉमी वाज। हमारे पास नॉमिनल जीएनपी गिवन है। ठीक है, नॉमिनल जीएनपी बोलो या नॉमिनल जीडीपी बोलो, ये हमारे पास गिवन है 2500 करोड़ इन अ पर्टिकुलर ईयर। उसके बाद वैल्यू ऑफ जीएनपी एट दैट कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर, सेम ईयर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी है। ऑन द बेसिस ऑफ ईयर वाज 3000, किसी बेस ईयर पे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये रियल जीडीपी है।
सॉरी हाँ, रियल जीएनपी है, जीएनपी बोलो या जीडीपी बोलो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास नेशनल की कोई बात नहीं हो रही है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं जीडीपी जीएनपी एक एक बात कर रहा हूँ। हमने कैलकुलेट करना है जीएनपी डिफ्लेक्टर, ठीक है, जीएनपी या जीडीपी डिफ्लेक्टर दोनों सेम है। ऑफ ईयर इन परसेंटेज टर्म, किस टर्म में हमने कैलकुलेट करना है, परसेंटेज टर्म में। हाउ प्राइस लेवल हैज राइजन बिटवीन द बेस ईयर एंड, उसके बाद हमने ये भी बोलना है कि प्राइस लेवल कितना इंक्रीज हुआ बेस ईयर से लेके और आज ईयर तक, एट प्रेजेंट ईयर तक, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। नाउ जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, मेजर करता है प्राइस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, आइदर प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिक बेस ईयर। जो हमने एक पर्टिकुलर बेस ईयर रखा है, जैसे इंडिया ने 2011-12 रखा है बेस ईयर, तो उस बेस ईयर को लेके हम ये चेक करते हैं कि वहाँ से ऊपर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। द जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ अ बेस ईयर इटसेल्फ इज 100, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि जीडीपी डिफ्लेटर अब बेस ईयर ही क्या होता है, तो वो 100 होगा, बिकॉज उस टाइम पे 100% प्राइसेस इंक्रीज होंगी, ठीक है। जो प्रेजेंट प्राइस होंगी वो 100 होंगी, ठीक। ये आपने याद रखने का, भी कभार इसको भी पूछा जाता है। अब देखिए हमारे पास जो नॉमिनल जीएनपी है वो है 2500 करोड़, और हमारे पास जो जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला है वो है नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी। इसको आप जीडीपी भी लिख सकते हो, जीएनपी भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो उस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अगर नहीं निकालना हो परसेंटेज में, फिर हम सीधा लिखेंगे नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो रियल जीएनपी है, जो कि बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट किया है, वो हमारे पास है 2500 करोड़, ठीक। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, ये मेरे पास आता है 120%, ठीक है। इसका मतलब जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो हमारे पास आएगा 120%, ठीक। अब मैंने आपको बोला था कि जो बेस ईयर का जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो 100 होता है, ठीक है। इसका मतलब 100 से अबो कितना राइज हुआ है, 20% राइज हुआ है, ठीक है, बिकॉज 100 + 20 फिर होता है 120, ओके। इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज आर नॉट, यहाँ पे मुझे नॉट लगाना भूल गया था, ये आप इसको याद रखिएगा, यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इनमें से हमारे पास कौन सा मैथड यूज नहीं होता। देखिए प्रोडक्शन मैथड भी होता है, एक्सपेंडिचर मैथड भी होता है, इनकम मैथड भी होता है, लास्ट पे था हमारे पास इन्वेस्टमेंट मैथड। तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट मैथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूज नहीं होता है, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज, एवरेज इनकम कंट्री के उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, नाउ पर कैपिटा इनकम किसके इक्वल होता है, ये होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड एट, नाउ नेशनल इनकम एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में दोनों चीज पे किया जाता है, करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस प्राइस, ठीक है। तो हियर बोथ करंट एंड कांस्टेंट प्राइस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट इज लेस देन नेशनल इनकम व्हेन, नाउ हमारे पास है एनडीपी, दैट इज एनडीपी, ये लेस देन होता है किससे, नेशनल इनकम से। कब होता है नेशनल इनकम से छोटा। ना देखिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे, ये कि इसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है, ये होता है फैक्टरल इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। जो हमारे जैसे इंडिया की बात करेंगे हम, जो हमारे लोग बाहर में कमाई कर रहे हैं माइनस फैक्टरल इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी, और जो बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ के लोग अमेरिका पे काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों की इनकम क्या है, ठीक है। अगर हमारे लोगों की इनकम ज़्यादा हो गई, जो हमारे लोग बाहर थे उन्होंने इनकम कमाई हमारे को ज़्यादा दी, तो उस केस में हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो बाहर के लोग हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, अगर उनकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो उस केस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होगा। अगर दोनों की इक्वल होगी तो जीरो होगा, ठीक। अब देखिए हमारे पास जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हम इसको क्या करते हैं,
नेशनल इनकम को प्लस करते हैं, उस केस में जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, नेशनल इनकम बन जाता है। ठीक है, तो ये प्लस जब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, जब ये पॉजिटिव होगा उसी केस में नेशनल इनकम ग्रेटर होगा एनडीपी से। अगर ये फॉर एग्जांपल नेगेटिव होगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब है माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे, इसका मतलब नेशनल इनकम कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एनडीपी से। ठीक है, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड है। नाउ जीएनपी इज लेस देन जीडीपी व्हेन, अब जीएन की बात करो, जीएनपी की, जीएनपी इज लेस देन, ये छोटा है किससे, जीडीपी से। अब ये सॉरी, अब ये जीडीपी जो जीएनपी है ये छोटा कब होगा, जब जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे वो इक्वल होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कब होगा, देखिए हमारे पास जो मार्केट प्राइस होती है ना वो होती है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक, और जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस जितनी भी हम सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये वाला क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाला जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, इट मीन्स दैट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, इसमें आप देखिएगा जब ये पॉजिटिव होगा उस केस में हमारे पास फैक्टर वाला ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर ये वाला कम हो जाएगा। ओके, बट इस वक्त आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जीरो, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस जीरो होंगे उस केस में जो फैक्टर कास्ट है वो मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर क्या इंक्लूड होता है, नाउ इनकम फ्रॉम थेफ्ट एंड गैम्बलिंग। आपको याद रखना है कि इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, चाहे वो थेफ्ट हो, गैम्बलिंग हो, बैगर्स हो, कुछ भी हो, जो भी इलीगल है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक, उसके बाद सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ ये भी कैलकुलेट नहीं होता है बिकॉज ये फ्री सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उसके बाद मनी रिसीव्ड फ्रॉम सन वर्किंग इन अ कंट्री, एक बाप ने अपने बेटे से पैसे रिसीव किए, ठीक है, जो कि फॉरेन कंट्री में था, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये जस्ट ट्रांसफर होगा, बेटा अपने मनी को ट्रांसफर करेगा बाप में, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे उस ट्रांजेक्शन में। ओके, सो इट मीन्स दैट ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको याद रखनी है कोई भी ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन करंट प्राइस। तो बिल्कुल डेफिनेट है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो कैलकुलेट किया जाता है करंट प्राइसेस पे। सो हियर फर्स्ट वाला ठीक है, इसका मतलब ओनली वन, ये ठीक है। सेकंड वाला तो इसके अपोजिट है, ये गलत है। अब हम थर्ड वाले को भी देखते हैं। डेटा ऑन नॉमिनल जीडीपी शोज एन एक्यूरेट पिक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास जो एक्यूरेट देता है वो रियल जीडीपी देता है, बिकॉज ये पूरी कंसिडर करता है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ, प्राइसेस कितनी राइज हुई है, डिक्रीज हुई, ये सब। ठीक है, सो हियर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जीडीपी इज अ जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली जीडीपी जियोग्राफिकल कंसेप्ट है, बिकॉज जीडीपी का मतलब ही होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्शन है, चाहे वो फॉरेनर्स ने की या हमने की, वो हम जीडीपी के अंदर लेते हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है। ओके, फिर दूसरा वाला इसी का अपोजिट है। ठीक, उसके बाद जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि जब हमारे पास जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होगा, ओके, मतलब जो बाहर वाले लोग हैं उन्होंने ज़्यादा पैसे कमाए एज कंपेयर टू हमारे लोग जो बाहर थे, ठीक है, उनके मुकाबले में, तो इस केस में हमारे पास जीएनपी क्या होगा, कम होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू जीडीपी। सो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ओनली फर्स्ट इज राइट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रांसफर मनी इज अ पार्ट ऑफ फैक्टरल इनकम, डेफिनेटली नहीं है। मैंने अभी आपको बताया
कि ट्रांसफ़र इनकम जो है फैक्टरल इनकम का पार्ट नहीं होता है, बिकॉज हमारा जब हम ट्रांसफ़र इनकम करते हैं, जब हम इनकम को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास कोई भी वैल्यू एडेड नहीं होती है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती है। ओके, एक्सपोर्ट्स आर अ पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। नाउ एक्सपोर्ट होते हैं जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर कंट्रीज़ में भेजते हैं, वो हम खुद अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम आगे फिर कंट्री बाहर वालों को बेच देते हैं, तो ये नेट फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं है। उसके बाद आता है GNP एंड GNE आर डिफरेंट, ये भी डिफरेंट नहीं है। अब मैं बताता हूँ ये होता क्या है। देखिए, GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और GNE होता है ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। हमारे पास 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है, एक है इनकम, एक्सपेंडिचर और इनकम प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन तीनों की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम आती है, ठीक है। तो हमारे पास चाहे तुम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलो या ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर बोलो या ग्रॉस नेशनल इनकम बोलो, ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइज बजट, तो ये किस में है, ये आर्टिकल 112 में। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।